Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको समझाऊंगी सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस। क्या सोर्सेज होते हैं, किस वजह से हमारा प्रेजुडिस डेवलप होता है, यानी जो नेगेटिव एटीट्यूड हम किसी पर्सन के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी रिलीजन के लिए, कम्युनिटी के लिए, कास्ट के लिए नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, वो किस वजह से डेवलप होता है, क्या उसके सोर्सेज हैं। दूसरा, मैं आपको स्ट्रेटजीज ऑफ हैंडलिंग प्रेजुडिस भी बताऊंगी कि किस तरह से हम किस प्लानिंग के थ्रू प्रेजुडिस को हैंडल करते हैं, क्या टेक्निक हम फॉलो करते हैं जिससे प्रेजुडिस रिड्यूस हो जाए। तो दोनों चीजें आज के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ध्यान से आज का टॉपिक देखना क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस। सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस में मैंने 5 पॉइंट लिए हैं। वन बाय वन सारे पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। फुल कंसंट्रेशन के साथ आप पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट आता है लर्निंग। देखो, लर्निंग में क्या होता है कि जैसे हम और एटीट्यूड लर्न करते हैं, ऐसे ही प्रेजुडिस भी लर्न करते हैं। जब इंसान पैदा होता है तो उसका किसी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता, हर किसी के लिए वो पॉजिटिव होता है। उसके माइंड में किसी के लिए बायसनेस नहीं होती, नेगेटिव फीलिंग उसके माइंड में बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो सोशल इंटरेक्शन करता है, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंसेस गेन करता है, उसका एटीट्यूड डेवलप होता जाता है और वो प्रेजुडिस्ड हो जाता है। प्रेजुडिस्ड हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर बायसनेस डेवलप हो जाती है, दूसरों को वो इंफीरियर ट्रीट करने लग जाता है। देखो, प्रेजुडिस में यही होता है कि हम सामने वाले को इंफीरियर ट्रीट करते हैं, अपने आप को हम सुपीरियर समझेंगे और जो पर्सन आपके सामने है, जो ग्रुप आपके सामने है, जो दूसरा रिलीजन है, दूसरी कम्युनिटी है, दूसरी कास्ट है, उसे आप इंफीरियर ट्रीट करते हो। यही होता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस हमेशा स्टीरियोटाइप पर बेस्ड होता है। तो देखो, प्रेजुडिस हमेशा लर्निंग के थ्रू डेवलप होता है, कभी भी जन्म से प्रेजुडिस डेवलप नहीं होता। तो आप लर्निंग में कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेजुडिस कैन बी लर्न थ्रू एसोसिएशन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ऑब्जर्वेशन, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, कल्चरल नॉर्म्स, मीडिया, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू प्रेजुडिस डेवलप होता है, प्रेजुडिस क्रिएट होता है। देखो, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एटीट्यूड फॉर्मेशन में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी इन सब का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ ताकि आप अच्छे से वो वीडियो लेक्चर देख लें। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ एसोसिएशन के थ्रू प्रेजुडिस कैसे डेवलप होता है। देखो, कई बार क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम जब लाइक करते हैं, जब किसी टीचर के पॉजिटिव पॉइंट्स उससे हम एसोसिएट कर देते हैं। सपोज आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैथ्स के टीचर की क्वालिटीज आपको बहुत पसंद आती हैं, तो आप क्या करते हैं कि मैथ सब्जेक्ट को मैथ के टीचर से रिलेट कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं और आप मैथ सब्जेक्ट को लाइक करना शुरू कर देते हैं। दूसरा पॉइंट आता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड एंड पनिशमेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के रेनफोर्समेंट आते हैं। देखो, जब बच्चा स्कूल में कोई मिस्टेक करके आता है और आप उसको उसी टाइम डांट देते हैं, तो यहाँ बच्चे को नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिला। उस हैबिट को बच्चा दोबारा रिपीट नहीं करेगा। और अगर आप बच्चे को उस बिहेवियर के लिए रिवार्ड करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं, तो बच्चे को एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, बच्चा उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट करेगा। तो ये भी लर्निंग के थ्रू ही होता है। जैसा बिहेवियर हम चाहते हैं डेवलप हो, उस बिहेवियर के लिए हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करते हैं और जिस बिहेवियर को, जिस एक्टिविटी को हम दोबारा रिपीट नहीं करवाना चाहते, उसके लिए हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट देते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन। देखो, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम अपने रोल मॉडल को इमिटेट करते हैं, रोल मॉडल को हम ऑब्जर्व करते हैं और उसी की तरह से हम बिहेव करते हैं। सपोज आपके रोल मॉडल आपके पेरेंट्स हैं, जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके अंदर भी वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड डेवलप हो जाता है।
तो ऑब्जर्वेशन थ्रू लर्निंग में यही होता है कि जैसा आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आप लोगों को बिहेव करते हुए देखेंगे, वैसा ही एटीट्यूड आप डेवलप कर लेते हैं। अगर आप नेगेटिव बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा और आप प्रेजुडिस्ड हो जाएंगे। आप किसी भी पर्सन के लिए, किसी सोसाइटी के लिए, रिलीजन के लिए नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेंगे और आपके बिहेवियर में बायसनेस डेवलप हो जाएगी। इसके बाद आता है फैमिली। देखो, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के एटीट्यूड फॉर्म करने में। सबसे पहले बच्चा फैमिली में ही चीजें सीखता है। जैसा फैमिली सिखाती है वैसा ही बच्चे का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। अगर फैमिली का परसेप्शन पॉजिटिव है तो बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, अदरवाइज बच्चे का प्रेजुडिस्ड बिहेवियर डेवलप हो जाएगा अगर फैमिली हर चीज को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करती है तो। इसके बाद आ जाता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप में क्या होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को फॉलो करने लग जाते हैं। जो उस ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं वही हमारे नॉर्म्स बन जाते हैं। अगर ग्रुप नेगेटिव एटीट्यूड रखता है तो हम भी नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, हम भी प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप में यही होता है कि जैसे ग्रुप को आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे ग्रुप का एटीट्यूड है वैसा ही एटीट्यूड आप भी डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कल्चरल नॉर्म्स। देखो, कल्चरल नॉर्म्स ये अनरिटन नॉर्म्स होती हैं सोसाइटी की। इन्हें हम सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं और अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आप हमेशा चप्पल बाहर निकालते हैं, कभी भी आप चप्पल पहनकर मंदिर में नहीं जाते हैं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप फॉलो करते हैं। आप फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है कि जब भी हम वर्शिप के लिए मंदिर के अंदर जाएंगे तो हम हमेशा चप्पल बाहर निकालेंगे। तो ये सब क्या है? कल्चरल नॉर्म्स। तो यहाँ हमारा जो एटीट्यूड डेवलप होता है ये सोसाइटी की अनरिटन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए होता है। तो देखो, लर्निंग में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। और भी इसमें पॉइंट्स है, जैसे मीडिया है। कई बार मीडिया किसी भी टॉपिक को इतना एक्सैजरेट कर देती है, इतनी बॉस्टिंग कर देती है कि हम उस पर्सन के लिए, उस रिलीजन के लिए, उस कास्ट के लिए, उस कम्युनिटी के लिए प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, जबकि हमारा वहाँ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है। हम सिर्फ कही और सुनी बातों पर विश्वास करके ही उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए एक नेगेटिविटी अपने माइंड में डेवलप कर लेते हैं। तो समझ में आया? तो ये सारे पॉइंट्स है लर्निंग के। तो हमेशा प्रेजुडिस लर्निंग से डेवलप होता है, ये कभी भी इनबोर्न एक्टिविटी कंसिडर नहीं की जाती है। तो लर्निंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। देखो, इन ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जिस ग्रुप के हम मेंबर हैं, जिस ग्रुप को हम फॉलो करते हैं वो होता है इन ग्रुप। इन ग्रुप में हम हमेशा वी को कंसिडर करते हैं और आउट ग्रुप में हमेशा दे को कंसिडर करते हैं। यानी इन ग्रुप में जो मेंबर होंगे वो सब हमारे मेंबर्स होते हैं, हम उन्हें कोऑपरेट करते हैं। और जो आउट ग्रुप के लोग होते हैं उनके साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए हमारा हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है। तो हम हमेशा इन ग्रुप के लिए बायस्ड होते हैं। जो लोग हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं है, हम उनसे बात तक करना पसंद नहीं करते। हम कहेंगे क्योंकि आप हमारे इन ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं। जो लोग हमारे ग्रुप में होते हैं हम सिर्फ उन्हें कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरे आउट ग्रुप मेंबर्स को हम हमेशा अवॉइड करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? प्रेजुडिस डेवलप हो जाएगा। वहाँ पर हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, हॉस्टाइल बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? वी हैव स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर ग्रुप and negative attitude for other groups, that is out group. आउट ग्रुप वो ग्रुप होता है जो हमारा अपना ग्रुप नहीं होता, दूसरा रिलीजन, दूसरी कास्ट, दूसरी कम्युनिटी जिसे हम अपना नहीं मानते वो आउट ग्रुप हो जाएगा। जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, जिस कास्ट को हम फॉलो करते हैं, जिस कम्युनिटी को हम फॉलो करते हैं, उसके बारे में हमेशा हमारा परसेप्शन पॉजिटिव होगा और दूसरे के लिए हमेशा हमारा नेगेटिव परसेप्शन होगा। और यही मेन रीजन होता है प्रेजुडिस के डेवलप होने का। क्लियर? अब देखो, थर्ड पॉइंट आता है स्केपगोटिंग। देखो, स्केपगोटिंग में क्या होता है कि जहां मेजोरिटी होती है वहां हमेशा माइनॉरिटी को दबा दिया जाता है।
देखो, जहां मेजोरिटी होगी ऑटोमेटिकली वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और वो पावरफुल होगी। वो माइनॉरिटी को सप्रेस कर देगी, वो माइनॉरिटी पर एलिगेशन लगाएगी, एक्यूजेशन लगाएगी, और माइनॉरिटी इतनी वीक होती है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती और वो उन एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे उनकी मिस्टेक हो या ना हो। देखो, यहाँ जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी को ही ब्लेम करेगी। प्रॉब्लम चाहे किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हमेशा माइनॉरिटी को ब्लेम करेगी कि इनकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई। और जो माइनॉरिटी होती है वो इस एक्यूजेशन को इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि मेजोरिटी के पास पावर होती है, प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर की वजह से चाहे उनकी गलती ना हो फिर भी उस चीज को वो इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। जो मिस्टेक उन्होंने कमिट नहीं की उसके लिए भी वो अपने आप को जिम्मेवार ठहरा लेते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? माइनॉरिटी और मेजोरिटी ग्रुप के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा और यहाँ पर जो बिहेवियर डेवलप होगा वो होगा प्रेजुडिस्ड बिहेवियर। यहाँ पर बायसनेस डेवलप हो जाएगी। समझ में आया? तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मेजोरिटी ग्रुप ब्लेम्स माइनॉरिटी ग्रुप्स फॉर इट्स सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। माइनॉरिटी इज टू वीक टू डिफेंड अगेंस्ट एक्यूजेशन। देखो, मेजोरिटी ग्रुप ब्लेम करता है माइनॉरिटी ग्रुप को किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या फिर पॉलिटिकल, किसी तरह का कोई भी इश्यू हो, वो ब्लेम करेगा हमेशा माइनॉरिटी को, क्योंकि वो पावर में है तो वो कभी भी अपनी गलती को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमेशा वो अपनी गलती ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा दूसरे ग्रुप पर, जो ग्रुप है माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी ग्रुप इज टू वीक टू डिफेंड अगेंस्ट एक्यूजेशन। और जो एलिगेशन, जो एक्यूजेशन मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी पर लगा रहा है, उनको डिफेंड करने के लिए माइनॉरिटी ग्रुप बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए वो इजीली सारी एलिगेशन एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर? और इसका रिजल्ट क्या होगा? प्रेजुडिस डेवलप हो जाएगा, दोनों ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कर्नल ऑफ ट्रुथ। देखो, कर्नल ऑफ ट्रुथ में क्या होता है कि जब एक ही बात सब लोग किसी ग्रुप के बारे में कहते हैं तो हमारे दिमाग में भी इस तरह की थिंकिंग डेवलप होती है कि जरूर इस बात में कोई सच्चाई होगी, तभी सब लोग एक बात बोल रहे हैं। अगर किसी रिलीजन को कोई खराब बताना शुरू कर देता है और हर पर्सन उस रिलीजन के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, तो हम भी ये सोचेंगे कि हाँ, जरूर इस रिलीजन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तभी सब लोग इसे ब्लेम कर रहे हैं, तभी सब लोग इसे बुरा बता रहे हैं, तो हम भी उसे बुरा बताने पर मजबूर हो जाएंगे। ये होता है कर्नल ऑफ ट्रुथ। जब किसी भी ग्रुप के लिए किसी का नेगेटिव एटीट्यूड होता है और हर किसी की एक ही राय होती है, ये यूजुअली स्टीरियोटाइप एटीट्यूड होता है। देखो, स्टीरियोटाइप एटीट्यूड में क्या होता है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पर हम किसी भी स्टेटमेंट को ओवर जनरलाइज कर देते हैं किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए, रिलीजन के लिए, जेंडर के लिए, कि ये खराब है। बिना सोचे समझे हम दूसरे लोगों की बातें सुनकर अपने व्यूज भी उनके फेवर में दे देते हैं। जब सब लोग किसी रिलीजन को, किसी कास्ट को गलत कंसिडर करते हैं तो हम भी वहाँ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा देते हैं कि हाँ, ये सब लोग बोल रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई ट्रुथ होगा। यही होता है कर्नल ऑफ ट्रुथ। कर्नल ऑफ ट्रुथ में यही होता है कि जैसे सबकी राय होती है वैसी ही हमारी अपनी भी राय बन जाती है, अपना ओपिनियन बन जाता है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हो, चाहे किसी रिलीजन के लिए हो, किसी कास्ट के लिए हो, किसी जेंडर के लिए हो, किसी रेस के लिए हो। जैसे सब लोग कहेंगे वैसे ही हम भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कर्नल ऑफ ट्रुथ में? व्हेन एवरीवन सेज सेम थिंग अबाउट अदर ग्रुप, वी स्टार्ट थिंकिंग दैट देयर मस्ट बी सम ट्रुथ इन इट। जब सब लोग एक ही बात बोलते हैं किसी भी ग्रुप के बारे में, तो हम भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, जरूर कोई ना कोई सच्चाई होगी इस बात में, तभी तो सब लोग ये बात बोल रहे हैं, तो हम भी उस बात को ही बोलना शुरू कर देते हैं। ये होता है कर्नल ऑफ ट्रुथ। समझ आ गया?
अब देखो लास्ट पॉइंट आता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसमें क्या होता है कि जो टारगेट ग्रुप होता है वो प्रेजुडिस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर जिस ग्रुप के लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड है उस नेगेटिव एटीट्यूड के लिए वो ग्रुप खुद जिम्मेवार है। वो ग्रुप चाहता ही नहीं कि आप उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। सपोज एक ग्रुप है जो डिपेंडेंट है, दूसरा ग्रुप जो इंडिपेंडेंट है वो उस ग्रुप को डोमिनेट करता है, लेकिन जो ग्रुप डिपेंडेंट है वो उसके डोमिनेंस को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। वो चाहता ही नहीं है प्रोग्रेस करना, क्योंकि वो अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं फाइंड आउट करता है। वो सोचता है मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं इनकेपेबल हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। चलो मेरा काम तो चल रहा है, अगर ये मुझे डोमिनेट कर रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा काम तो चल रहा है। सपोज एक पर्सन है जो बिल्कुल कमाता नहीं है, वो टोटली आप पर डिपेंडेंट है, आप उसे डोमिनेट भी करते हैं तो वो इजीली आपके डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों वो एक्सेप्ट करता है? क्योंकि वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं देख पाता, वो कैपेबिलिटीज नहीं देख पाता, वो कॉम्पिटेंसी नहीं देख पाता कि वो कुछ कर सकता है। वो सोचता है कि वो टोटली आप पर डिपेंडेंट है, इसलिए आपके नेगेटिव एटीट्यूड को भी वो विलिंगली एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ देखो, जब पर्सन प्रोग्रेस करने के लिए रेडी नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाता, दूसरे के डोमिनेंस को वो इजीली एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर प्रेजुडिस्ड बिहेवियर के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो समझ में आया प्रोफेसी में क्या होता है कि जिस पर्सन के साथ आपका नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो पर्सन खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस नेगेटिव एटीट्यूड के लिए, इस प्रेजुडिस्ड बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो अपने आप में कोई चेंजेस लाने के लिए रेडी ही नहीं है। तो आप सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में कैसे डिफाइन करेंगे? द टारगेट ऑफ प्रेजुडिस इज इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूइंग द प्रेजुडिस। आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, इफ टारगेट ग्रुप इज डिपेंडेंट और अनेबल टू मेक प्रोग्रेस, इट स्ट्रेंथन्स द प्रेजुडिस। तो आपको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी समझ में आया? इसमें देखो यही होता है कि जिस ग्रुप के साथ नेगेटिव एटीट्यूड रखा जाता है, प्रेजुडिस्ड बिहेवियर दिखाया जाता है, वो ग्रुप खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपने इस प्रेजुडिस्ड बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो अपने आप को इनकम्पिटेंट फील करता है, वो अपने आप को इनकेपेबल फील करता है कि वो किसी तरह की कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। दूसरा, वो ये भी सोचता है कि चलो मेरा काम तो चल ही रहा है, अगर ये मुझे डोमिनेट भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा काम तो निकल ही रहा है। तो इस तरह के एटीट्यूड की वजह से भी प्रेजुडिस्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथ मिलती है, प्रेजुडिस्ड बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस। हाउ कैन वी रिड्यूस प्रेजुडिस? तो स्ट्रेटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस में क्या होता है कि हमें किस तरह की स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे प्रेजुडिस कम हो, यानी हमारा नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्या हम प्लानिंग करें, किस तरह की स्ट्रेटेजीज हम डेवलप करें जिससे हमारा प्रेजुडिस डिक्रीज हो जाए। देखो, कई बार क्या होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, और जब इस प्रेजुडिस को हम कन्वर्ट करते हैं अपने एक्शन में तो वहां डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। देखो, जब डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट जहां होता है उसका रिजल्ट होता है मास किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल। तो कैसे स्ट्रेटेजीज हम डेवलप करें, किस तरह की टेक्निक हम फॉलो करें जिससे हमारा एटीट्यूड दूसरे ग्रुप के लिए पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम प्रेजुडिस को डिक्रीज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेजुडिस। देखो, सबसे पहले हमें उन अपॉर्चुनिटीज को मिनिमाइज कर देना चाहिए जिनसे हम प्रेजुडिस सीखते हैं। यूजुअली प्रेजुडिस सीखने का जो मेन रीजन होता है वो होता है स्टीरियोटाइप एटीट्यूड। देखो, स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पर किसी भी स्टेटमेंट को ओवर जनरलाइज कर देते हैं, किसी भी रिलीजन के लिए, कम्युनिटी के लिए, कास्ट के लिए, जेंडर के लिए। हमारे पास ना कोई फैक्ट्स होते हैं, ना कोई गवाह होता है, ना एविडेंस होता है, सिर्फ कुछ बातें हमने सुनी हैं
और उनके बेस पर हमने किसी भी स्टेटमेंट को कंक्लूड कर दिया, किसी भी स्टेटमेंट को ओवर जनरलाइज कर दिया, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को हमने कंसीडर कर दिया कि ये ग्रुप ठीक नहीं है। यहाँ जो हमारा ओपिनियन होता है, हमारे जो व्यूज होते हैं, किसी फैक्ट पर बेस्ड नहीं होते। हम सिर्फ कही सुनी बातों को सच मान लेते हैं और किसी भी स्टेटमेंट को हम कंक्लूड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, कम्युनिटी के लिए, कास्ट के लिए, जेंडर के लिए, रेस के लिए कि ये गलत है। तो देखो ये बहुत गलत है, हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए। हमें किसी भी स्टेटमेंट को ओवर जर्नलाइज करने से पहले उसकी डिटेल को चेक करना चाहिए, उसकी डेप्थ में जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें उस स्टेटमेंट को कंक्लूड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है चेंजिंग सच एटीट्यूड्स। देखो जिस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, कास्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए, जेंडर के लिए आपने अपना नेगेटिव एटीट्यूड बना रखा है, उस एटीट्यूड को आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करना चाहिए। सबसे पहले जिस ग्रुप के लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, उस ग्रुप से आपको इंटरेक्शन करना चाहिए। आपको डिटेल पता लगानी चाहिए कि जो मैंने एटीट्यूड डेवलप किया है इसके पीछे कितनी सच्चाई है। कई बार क्या होता है कि इंसान सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके अपने ही मन में किसी दूसरे ग्रुप के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है, जबकि वहाँ सच्चाई बिल्कुल 0% होती है। तो हमेशा हमें दूसरे ग्रुप से एक इंटरेक्शन रखना चाहिए। जिस रीजन की वजह से हमारा नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, सबसे पहले हमें उस रीजन को फाइंड आउट करना चाहिए, उस रीजन की डेप्थ में जाना चाहिए, सारी डिटेल्स हमें लेनी चाहिए उस रीजन के बारे में, और फाइनली एक प्रॉपर इंटरेक्शन के थ्रू हमें अपना एटीट्यूड नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रेजुडिस्ड बिहेवियर है वो कम हो जाएगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इज डी एम्फसाइजिंग नैरो सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायसेस। देखो इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर इन ग्रुप बायसनेस होती है, यानी अपने ग्रुप के लिए हमारा जो एटीट्यूड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, हमारी पॉजिटिव फीलिंग होती है अपने ग्रुप के लिए, अपनी हम सोशल आइडेंटिटी चाहते हैं, और जो आउट ग्रुप होता है उसको हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हमेशा अवॉइड करते हैं। हम जिस कास्ट को फॉलो करते हैं, जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और दूसरे सारे रिलीजन, सारी कम्युनिटी, सारी कास्ट बेकार है। तो इस तरह की मेंटालिटी, इस तरह की नेगेटिविटी दूसरों के लिए हमारे मन में भरी होती है, जिसकी वजह से प्रेजुडिस्ड बिहेवियर डेवलप होता है। तो हमें इस चीज को डी एम्फसाइज करना चाहिए। डी एम्फसाइज का मतलब क्या होता है कि जो इन ग्रुप बायसनेस हमारे अंदर डेवलप्ड है उन्हें हमेशा डिस्करेज करना चाहिए, उनको हमें ज्यादा मोटिवेट नहीं करना चाहिए, दूसरों के ग्रुप को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि देखो हर ग्रुप की एक सोशल आइडेंटिटी होती है, हर ग्रुप में कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, कुछ बुरे पॉइंट्स होते हैं। तो हमेशा दूसरे ग्रुप के अच्छे पॉइंट्स हमें फॉलो करने चाहिए, हमें इजीली एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ अपने ग्रुप के लिए बायसनेस डेवलप नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरे ग्रुप के भी पॉजिटिव पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए, उनका फेवर करना चाहिए, और अपने ग्रुप की जो बायसनेस है उसे डी एम्फसाइज करना चाहिए, यानी डिस्करेज करना चाहिए। सिर्फ अपने ग्रुप के बारे में ही हमें एक्सेजरेट नहीं करना चाहिए, ज्यादा बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, तभी जो प्रेजुडिस्ड बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो स्ट्रेटेजीज हम डेवलप करना चाहते हैं वो इजीली हम अटेन कर पाएंगे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्करेजिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। देखो इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप अपने आप को कमजोर कंसिडर कर लेता है, वो अपने आप को इनकैपेबल फाइंड आउट करता है, इनकम्पिटेंट समझता है अपने आप को, और वो दूसरे ग्रुप पर डिपेंड हो जाता है। जिस ग्रुप पर वो डिपेंड होता है वो ग्रुप उसे डोमिनेट करता है। तो हमें उस ग्रुप की डिपेंडेंट की टेंडेंसी को कम करना चाहिए, उसे अवेयर करवाना चाहिए उसके पोटेंशियल के बारे में, उसे हमें बताना चाहिए कि आपके अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं टू डू एनीथिंग, आप भी सब कुछ कर सकते हो, दूसरे का डोमिनेंस आप क्यों बर्दाश्त कर सकते हो, आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटीज हैं, वो एबिलिटीज हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रेजुडिस बिहेवियर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? अब देखो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ। अगर इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली प्रेजुडिस्ड बिहेवियर को कंट्रोल कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टू करेक्ट स्टीरियोटाइप। देखो इसमें क्या होता है कि हमें लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि वो स्टीरियोटाइप एटीट्यूड की वजह से किसी भी स्टेटमेंट को ओवर जनरलाइज कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमें सबसे पहले किसी भी बात की डिटेल जाननी चाहिए, हमें उसकी डेप्थ में जाना चाहिए, उसके रीजन को फाइंड आउट करना चाहिए और उसके बेस पर ही हमें स्टेटमेंट को ओवर जनरलाइज करना चाहिए। जब भी हम किसी स्टेटमेंट को ओवर जनरलाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट्स होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, गवाह होने चाहिए, तभी हमें उस स्टेटमेंट को ओवर जनरलाइज करना चाहिए। स्टीरियोटाइप एटीट्यूड के बेस पर हमें स्टेटमेंट को ओवर जनरलाइज नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब देखो सेकंड पॉइंट आता है इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि हमें इंटरेक्शन डेवलप करना चाहिए दूसरे ग्रुप के साथ। देखो जब किसी भी ग्रुप के साथ हमारा प्रेजुडिस्ड बिहेवियर होता है तो वहाँ जो रिजल्ट होता है वो कन्फ्लिक्ट का होता है, और कन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन होता है कि जब दो ग्रुप आपस में फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ जो डिस्प्यूट होता है वो रिजोल्व हो जाता है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है मीट इन कोऑपरेटिव रादर देन कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट। देखो इसमें क्या होता है कि जब हम दूसरे ग्रुप से मिलने जाते हैं, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने जाते हैं, तो वहाँ हमारा एटीट्यूड कोऑपरेशन का होना चाहिए, ना कि कंपटीशन का। वहाँ हम कोई कंपटीशन जीतने नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे ग्रुप से कोऑपरेशन लेने जा रहे हैं या हम दूसरे को कोऑपरेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए कोऑपरेशन की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, किसी तरह की कंपटीशन की हमारी टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होगा। सेकंड पॉइंट आता है क्लोज इंटरेक्शन फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो जब भी दो ग्रुप में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो फेस टू फेस इंटरेक्शन से बहुत जल्दी रिजोल्व हो जाता है। जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज होता है वो आप दूसरे ग्रुप से फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू रिजोल्व कर सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आपका ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है टू ग्रुप्स आर सेम इन स्टेटस एंड पावर। देखो जब भी आप किसी दूसरे ग्रुप से मिलने जा रहे हैं तो दोनों ग्रुप का इक्वल स्टेटस होना चाहिए, इक्वल पावर होनी चाहिए। आप सामने वाले ग्रुप को कभी इंफीरियर ट्रीट नहीं करेंगे और अपने आप को कभी भी सुपीरियर ट्रीट नहीं करेंगे, तभी आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होगा। अगर आपके मन में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अराइज होता है कि हम तो सुपीरियर हैं, ये लोग इंफीरियर हैं, तो वहाँ डेफिनेटली प्रेजुडिस्ड बिहेवियर डेवलप हो जाएगा, दोबारा से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा जो पावर और स्टेटस होती है वो दोनों ग्रुप की इक्वल होती है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी देन सोशल आइडेंटिटी। देखो जब भी आप किसी पर्सन के पोटेंशियल को चेक करते हैं तो कभी भी किसी कास्ट, किसी रिलीजन, किसी कम्युनिटी के बेस पर आपको चेक नहीं करना चाहिए। उस पर्सन के खुद के पोटेंशियल्स के बेस पर, उसकी खुद की एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज के बेस पर आपको उसके पोटेंशियल्स को कंसीडर करना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है कि हमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हाईलाइट करना चाहिए, ना कि सोशल आइडेंटिटी को। अगर एक पर्सन किसी सोसाइटी का, किसी रिलीजन का गंदा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी सोसाइटी गंदी है या फिर पूरा रिलीजन गंदा है। हमें हमेशा इंडिविजुअली कंसीडर करना चाहिए, पूरी सोसाइटी को हमेशा एक पर्सन के बेस पर कंक्लूड नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब आप पर्सन को चेक करते हैं तो कभी भी उसकी कास्ट, उसके रिलीजन, उसकी सोसाइटी के बेस पर, उसके जेंडर के बेस पर उसे कंसीडर नहीं करना चाहिए। हमेशा उसके पोटेंशियल के बेस पर उसे कंक्लूड करना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वहाँ डिक्रीज इन प्रेजुडिस्ड बिहेवियर होगा। और अगर ये सारे पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं तो हमारा बिहेवियर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है और दूसरे ग्रुप के लिए भी हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप हो जाती है। जो बायसनेस होती है,
जो प्रेजुडिस्ड बिहेवियर होता है वो खत्म हो जाता है। क्लियर? होपफुली आपको पूरे सोर्सेज और पूरी स्ट्रेटजीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। प्लीज like it, subscribe it and share it to your friends. Okay, thank you.